सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और बुआ का नमस्कार। नमस्कार। और बुआ को भी हमारा नमस्कार। नमस्कार, खुश रहो बिटिया। बड़े दिन बाद आई हो तुम। बड़े दिन बाद। हम तो आपको कितना याद कर रहे थे यहाँ बैठे बैठे, लेकिन आप ही कहीं कहीं घूमने गई थी शायद, हमें लगता है। अरे देखो, थोड़ा बहुत घूम लेना चाहिए, तभी तो तुम लोगों को ये सब ज्ञान की बातें बताते हैं। सब ऐसे ऐसे इधर से उधर से जुटा जुटा के लाते हैं, फिर यहाँ बस बिखेर देते हैं और हमारे सब साथी खुश हो जाते हैं, तुम लोग खुश हो जाती हो और जानकारियां जो है वो ऐसे ही बटोरी जाती हैं। बिल्कुल। और इसीलिए हम पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी लेकर आते हैं, लेकिन आज नहीं आए हैं भाई, क्योंकि आज नया साल मनाना है ना। हाँ, आज नया साल मनाना है। पारसी नववर्ष है आज। और सखी विशेष में आज हम बात करने वाले हैं अमल प्रभा दास की। अरे बेटिया, तो पहले नवरोज की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई हो सभी को। ये दिवस है, उसके बारे में तो बात करेंगे। अच्छा, तुम पहले सोच रही हो कि हम कुछ विषय बता दें? अच्छा, चलो। मैं लगा कि उन्हें पता रहे। हाँ। और तीमारदारों की तीमारदारी, ये क्या है? बड़ा, जो दिन रात सबकी सेवा करते रहते हैं, उनकी सेवा कौन करेगा? इस पर हम थोड़ी चर्चा करें। नहीं, उनकी सेवा तो लोग करेंगे। लेकिन तीमारदार जैसे लगे हुए हैं भाई, अब परिवार के बहुत खास ही लोग करते हैं तीमारदारी। घर में मतलब कोई बीमार हो, हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं, और उसके बाद कोई देखने आ जाता है, तो उनकी तीमारदारी करनी पड़ती है। वो वाला मुद्दा भी बड़ा अहम है, उसको जरूर तुम उठाना। और ऐसा है कि तुम उसको तो गोल कर जाओगे, ऐसा नहीं है, उस पर जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा अलग टाइप का चीज हो जाता है ना। जैसे लगता है कि अब ये एक और काम आ गया, इनकी भी तीमारदारी करनी है। तो आप लोग कैसे करते हैं, हमारे श्रोता बताएंगे, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, या उनको नजरअंदाज कर देते हैं, फिर उनके क्या रिएक्शन आते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, बाद में उनको कैसे मनाते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन भाई सखी विशेष में भी हम बात कर लेंगे आज अमल प्रभा दास जी की। और तिरंगे की शान हमने कल देखी, आन बान शान जो थी उसके नीचे हम खड़े हुए, हमने बहुत सारे संकल्प लिए जी। लेकिन कैसे उसकी शान बरकरार रहे, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। लेकिन नव वर्ष का उत्सव मना लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि नया साल है, यानी कि पहली तारीख होती है, तो जब पहली तारीख होती है तो पहले ही उसकी बात होनी चाहिए। बुआ खुश है जमाना है ना, खुश हो जाता है जमाना, क्योंकि जब ऐसे शुरुआत होती है किसी भी चीज की, और खास तौर से अगर वर्ष शुरू हो रहा हो तो होता ही है। पारसी नव वर्ष साल में 2 बार देखो मनाया जाता है, पहला 21 मार्च को और दूसरा 16 अगस्त को। तो 21 मार्च को जो मनाते हैं वो नवरोज उसे कहा जाता है, इसे भी नवरोज कहते हैं। लेकिन 21 मार्च को जो शुरुआत हुई थी, 21 मार्च को नववर्ष मनाने की वो जमशेद जी ने की थी, और इस दिन से ईरानी कैलेंडर की शुरुआत होती है, इसलिए इसे उस दिन भी नया साल मनाया जाता है। लेकिन ये जो 16 अगस्त वाला है ना, जो आज हम कह रहे हैं, जिसकी ढेर सारी बधाई दे रहे हैं और तरह तरह के पकवान हमारे साथी खा रहे होंगे, तो 16 अगस्त को मनाया जाने वाला नववर्ष शहनशाही नववर्ष है। वैसे संपूर्ण पारसी समुदाय, हमारे सब भाई बंधु इन दोनों ही दिनों को मनाते आ रहे हैं और मनाते हैं। और उनके शहनशाही कैलेंडर में 360 दिन ही होते हैं, बाकी में 365 होते हैं। लेकिन 360 दिन होते हैं, और बाकी के जो 5 दिन होते हैं उन्हें कहा जाता है गाथा। तो होते तो है ना। होते हैं, लेकिन 360 दिन तुमने कर दिया तो हम तो डर गए, ये 5 दिन कहाँ गायब हो गया। और 5 दिन को गाथा कहा जाता है, जब वो अपने पूर्वजों को याद करते हैं। क्या बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि पूर्वजों को याद करने का दिन है। ऐसे ही लगभग हर संप्रदाय में इस तरह से पूर्वजों को याद करने का दिन आता है, और हम उन्हें याद करते भी हैं। और आज के दिन मनाने की जो बात है, इसमें हमारे पारसी समुदाय के भाई बंधु हैं, सुबह स्नान करके अपने पूजा स्थल पर जाते हैं, यानी कि धार्मिक कृत्य करते हैं। वहाँ पूजा पाठ के बाद आपस में मिलजुल कर स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेते हैं। और भी बहुत से काम किए जाते हैं, जैसे कि एक दूसरे के घर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, और जो जरूरतमंद होते हैं उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, मदद करते हैं। तो इस तरह से आज के इस दिन को मनाया जाता है। क्या बात है। अरे तो देखो, इसी से याद आ गया कि आज कुछ व्यंजन हम भी तो बताएंगे। हाँ, हम लेकिन ईसबगोल के व्यंजन बताएंगे। तो ये तो पारसी मतलब कुछ अजीब ही लेकर आती हो। जी, तो उसे अगले दिन बनाए। आज नववर्ष की तो वैसे भी मिठाइयाँ बन चुकी है फिर से। तो अभी वाला सिर्फ नोट कर लेंगे, बाद में बनाएंगे। लेकिन फिलहाल हम कुछ नोट नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ तुरंत दे देते हैं। जैसे कि गीत। उठ सबके कदम देखो रम पम पम, उठ
सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तर रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तर रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम हैं मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम, शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम तर रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तर रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। तो जाने कहाँ ढंग गया है, किसे है फिक्र किसे क्या पसंद, प्यार के जहां में रजामंद जब हम तुम हम बन गए हैं सनम बेधड़क, मेरे घर आया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम हैं मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम, शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। ला 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 तो बुआ जी बहुत सारी बातें तो हमारे श्रोताओं ने भी लिख भेजी है। अरे हमें लगा तुम बस गाना ही गाती रहोगी। मतलब मैंने तो हम गाना गाते सकते थे, लेकिन उन्होंने जानकारियां भेज दी, सबने अपने अपने कदम बढ़ाकर हम तक बहुत सी जानकारियां पहुंचा दी हैं और लेकर हाजिर हो गए हैं। तो क्या क्या है भाई, क्या कर सकते हैं हम उस जानकारी को? नहीं बताओ क्या है, हमने पूछा। हमारे साथी कह रहे हैं कि कई सालों पहले ईरान से माइग्रेट होकर पारसी लोग गुजरात के संजाण बंदर यानी सूरत के नजदीक है ये, वहां उतरे थे। उनकी बोलचाल की भाषा में आपको गुजराती भाषा का काफी प्रभाव देखने मिलेगा, जो आपने कई फिल्मों में भी अनुभव किया होगा। हाँ ये बात तो है। विशेष तरीके की टोपी पुरुष पहनते हैं, विशेष तरीके की साड़ी स्त्रियां पहनती हैं, तो ये बात तो है और वो हम सब देखते हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं हिंदी फिल्मों से हमें मिल जाती हैं, फिल्मों से मिल जाती हैं। हम लोग हिंदी फिल्में देखते हैं तो भाई हम तो उसी की बात करेंगे। पारसी न्यू ईयर 2023 दुनिया भर में आज यानी 16 अगस्त को पारसी समुदाय के लोग बना रहे हैं हर्षोल्लास के साथ। हमारे साथी लिख रहे हैं ये बात
वही इन्होंने भी बताया कि 2 बार मनाया जाता है। दरअसल नवरोज एक फारसी शब्द है जो नव और रोज से मिलकर बना है। नवरोज में नव का अर्थ होता है नया और रोज का अर्थ होता है दिन, इसलिए नवरोज को एक नए दिन के प्रतीक के रूप में उत्सव की तरह मनाया जाता है। ईरान में नवरोज को ऐद नवरोज कहते हैं। पारसी नव वर्ष पारसी समुदाय के लिए आस्था का विषय है। ये पर्व पारसियों के लिए खास होता है, तो जाहिर है कि नया साल है तो खास होगा और उसी तरह से उसे मनाते हैं हर्षोल्लास के साथ। इसीलिए तो हमने कदम उठवा दिए, सब लोग थिरकने लगे। थिरक रहे होंगे सब यूं भी थिरक रहे होंगे, अच्छे अच्छे पकवान खा रहे होंगे आज। हाँ क्या बात है। और बड़े खास तरीके के इनके पकवान भी होते हैं। हर संप्रदाय का अपना एक चलन होता है, एक रिवाज होता है। खैर बहुत लंबी बात हो जाएगी ना जी। नेहा बिटिया तुम क्या चाह रही हो, कुछ और चाह रही हो? हम चाह रहे हैं कि अमल प्रभा दास जी की बात की जाए, क्योंकि उन्होंने जो जो कार्य किए हैं वो भी समाज में बदलाव लाने वाले कार्य हैं। और वीरता की कई ऐसी कहानियां होती हैं जिसमें साहस का परिचय देते हुए और समाज की जो रूढ़ियां होती हैं उन्हें तोड़ने का काम करते हैं कोई व्यक्ति। और ऐसी एक वीर साहसी महिला है अमल प्रभा दास, जिन्हें महिला होने के कारण एक कॉलेज में पढ़ाई करने की अनुमति नहीं मिली थी पहले, लेकिन बाद में उसी कॉलेज में उन्हें शिक्षिका बनने का प्रस्ताव दिया गया। कितना अच्छा लगा होगा ना। लेकिन अपने साहस के बल पर इस तरह लोगों का जो विचार उन्होंने बदला, वो है असम की साहसी महिला अमल प्रभा दास भी इन्हें कहा जाता है। अमल प्रभा दास भी इन्हें कहा जाता है। 12 नवंबर 1911 को असम के डिब्रूगढ़ में दंपति हेमा प्रभा और हरे कृष्ण दास के घर जन्म हुआ अमल प्रभा दास का। परिवार में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। माता पिता गांधी जी के विचारों के समर्थक थे। अमल प्रभा ने शुरुआती शिक्षा स्थानीय विद्यालय में ली। जैसे ही कॉलेज जाने की बारी आई उन्होंने कॉटन कॉलेज का रुख किया, लेकिन यहाँ उन्हें एक महिला होने के कारण प्रवेश नहीं दिया गया। लेकिन जिसे आगे बढ़ना हो उसे रोकना तो किसी के बस में नहीं होता बुआ जी। तो इसलिए अमल प्रभा जी ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए वो कलकत्ता के बेथ्यून कॉलेज चली गई और इसके बाद स्कॉटिश चर्च कॉलेज में रसायन विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और अप्लाइड रसायन विज्ञान में मास्टर्स की डिग्री भी उन्होंने हासिल की। और वो पहली असमिया महिला है जिन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की। क्या बात और है। ये बहुत बड़ी बात है ना। हाँ 1929-1930 की आसपास की बातें हैं। अरे भाई जब प्रवेश ही नहीं मिल रहा तो समझ लो कि क्या बात रही होगी। तो ये एक तरीके से ये भी तो बड़ी बात है ना कि अकेली पढ़ रही थी। हाँ जिसे आगे बढ़ना हो तो ये तो बात तुम कही चुके हो कि सच बात है कि कोई नहीं रोक सकता। और ये बात आगे भी और सिद्ध हुई, क्योंकि इसके बाद वो रुकी नहीं। उन्होंने क्लिनिकल पैथोलॉजी में डिप्लोमा किया। बाद में उन्हें उसी कॉलेज में नौकरी का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश संचालित कॉलेज में नौकरी के लिए मना कर दिया। इस बीच 1934 में जब महात्मा गांधी गुवाहाटी यात्रा में थे तो वे अमल प्रभा के घर पर रुके। यहाँ गांधी जी से मुलाकात ने अमल प्रभा जी के जीवन की दिशा ही बदल दी। और गांधी जी के विचारों का उन पर असर हुआ। उनके माता पिता तो उनके विचारों से पहले ही प्रभावित थे और जब गांधी जी से वो मिली तो समाज कल्याण के कार्यों की ओर वो मुड़ गई और अपनी माता के साथ वो ग्राम सुधार की गतिविधियों में लग गई। और उनके पिता के स्वामित्व वाली जो सरानिया हिल्स की भूमि थी उस पर उन्होंने मैत्री आश्रम की स्थापना की। और ये एक स्थानीय स्वदेशी उद्योग की तरह था, जहाँ जो भी लोग थे गांव के उन्हें लघु उद्योगों और हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दिया जाता था। महिलाओं के लिए कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की ओर काम किया जाता था और ये काम वो पूरी तन्मयता से उसमें वो जुट गई थी। क्या बात है। इसी तरह से अमल प्रभा दास ने छुआछूत मिटाने और लोगों को शिक्षित करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उनका मुख्य लक्ष्य यही था कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन जाएं और महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधर सके। तो इसके लिए उन्होंने कई आश्रमों की व्यवस्था की। ग्राम सेविका विद्यालय, कस्तूरबा कल्याण केंद्र, गुवाहाटी कटाई मंडल, गुवाहाटी युवा सेवा दल और असम गौ समिति जैसे संस्थानों की स्थापना की। और कुछ ऐसी ही बात हमारे एक साथी भी लिखकर भेज रहे हैं कि इन्होंने लिखा है, बाकी इनके जीवन की तिथि, मृत्यु की तिथि लिखने के बाद लिखते हैं कि एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, गांधीवादी और असम के सरानिया हिल्स में कस्तूरबा आश्रम के संस्थापक थे, जो महिलाओं और उनके आर्थिक उत्थान के लिए एक स्वयं सहायता समूह, गुवाहाटी के युवक सेवा दल एक था। इन्होंने और भी लिखा, सामाजिक विकास के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठन। भारत सरकार ने 1954 में उन्हें समाज में उनके योगदान के लिए चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। और जब कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु हुई तो इसके पश्चात गांधी जी ने 1944 में कस्तूरबा गांधी मेमोरियल की स्थापना की और पूर्वोत्तर में इसका कार्य संभालने का काम उन्होंने अमल प्रभा दास जी को दिया। और क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वो चतुरता से इस काम को करेंगी।
और इसी से अमल प्रभा जी ने अपने मैत्री आश्रम का नाम बदलकर कस्तूरबा आश्रम कर दिया और ये आश्रम आज भी समाज सुधार के कार्यों से जुड़े हुए हैं, काम करते हैं। 1950 में जब असम में विनाशकारी भूकंप आया तब भी उनके आश्रम के लोगों ने अमल प्रभा दास जी ने खुद मिलकर राहत कार्य में बहुत बड़ा योगदान दिया। जो बेघर हो गए थे उनके लिए लखीमपुर में कस्तूरबा कल्याण केंद्र की स्थापना की और आगे भी वो कई समाज सुधार के कार्य करती रही। जैसे कि विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी अपनी भागीदारी दर्ज की। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत होते ही उनके समाज सुधार कार्यों को देखते हुए पहली सूची में ही उन्हें सम्मान दिया गया और 1954 में फिर उन्हें भारतीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1981 में जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया। वहीं जब उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करने की पेशकश की गई तो उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। जी 20 दिसंबर 1994 को इस समाज की सेवा करते हुए समाज सेवी अमल प्रभा दास ने आखिरी सांस ली और उनके किए गए कार्यों को उनकी जीवनी में ढाला गया है, जिसे 1986 में प्रकाशित किया गया। उनके नाम से असम सरकार ने समाज कल्याण के कार्यों के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार भी घोषित किया है, जो उनके नाम का पुरस्कार है। जो भी व्यक्ति समाज कल्याण का कार्य करता है उन्हें अमल प्रभा दास पुरस्कार दिया जाता है। क्या बात है। तो ऐसे कर्म करिए कि आपके नाम से पुरस्कार चले तो क्या बात है। तो ये होती है ना, जैसे शुरू में ही तुमने कहा कि जब इच्छा होती है तो फिर कोई भी चीज आड़े नहीं आती है। तो कुछ ऐसा ही था अमल प्रभा दास के साथ। उन्हें हम नमन करते हैं, लेकिन केवल नमन नहीं करते हैं बल्कि इस पर कुछ करने का संकल्प भी करना चाहिए ना नेहा बिटिया। हम भी अपनी तरफ से जो छोटे मोटे बहुत ही छोटे तौर पर भी अगर हम काम करें तो समाज में बदलाव ला सकते हैं। जी जो हम बैठ कर सोचते ना कि अरे ऐसा होना चाहिए, गाल पर हाथ रख लिया, वैसा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए के बजाय ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं और ये करना कब से शुरू करेंगे ये विचार करें। वो तिथि वो समय निश्चित कर लें कि जैसे कि हमारे घर में कोई सेवक सेविका आते हैं तो उन्होंने पढ़ाई की है नहीं की है, अगर वो साक्षर हैं पढ़ रहे हैं तो उनकी पढ़ाई में मदद कर दीजिए, 1 घंटा उनको समय दीजिए। या उनके माता पिता नहीं पढ़े हुए हैं, साक्षर नहीं है तो उन्हें साक्षर करने का प्रयास कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से अपने आसपास देखें कि हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल हम गीत सुनवा सकते हैं। बिल्कुल। मैं हूँ भारत की नार
तो भाई देखो, ऐसा है कि कमज़ोर तो नहीं पड़ते, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि समय गुजर जाता है तो हम भूल जाते हैं। लापरवाही में आ जाता है। हाँ, लापरवाही, या बस लगा कि अरे वाह आज बड़े जोश खरोश से सब चीज़ बनाया और ये सब कपड़े वपड़े उतारे वहीं रख दिए, व्यंजन भी जो बचा था खाने पीने का सामान वो सब बचा तो कहीं इधर उधर बांट दिया, या तो कहीं ना कहीं उसका निस्तारण कर दिया। जी। तो लेकिन बाकी सब चीज़ों के लिए तो हो सकता है, लेकिन तिरंगा झंडा जो है जिसके नीचे खड़े होकर हमने कल बहुत सारे संकल्प लिए और ये भी संकल्प लिया कि इसकी जो आन बान शान है वो अक्षुण्ण बनी रहे, हमारी स्वतंत्रता जो है ऐसे ही बरकरार रहे, इसके लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। उसके बाद इस तिरंगे का हमने क्या किया, जगह जगह हम तो तिरंगा बिखरा हुआ हमें कई बार मिलता है, जिसे देखकर बड़ा दिल दुख पाता है, क्योंकि हमने इतनी आज़ादी का जश्न मनाया और स्वतंत्रता का आंदोलन के बारे में याद किया, तिरंगे को फहराने के लिए कितनी मेहनत की गई है। बिल्कुल। और इसे हम अब, क्योंकि पहले तो ये हमें सुविधा नहीं थी कि हम अपने घर में तिरंगा फहरा सकें अपने घरों में। ये बहुत बड़ी जानकारी की बात है कि पहले कहीं भी इसको फहराने की आज़ादी हमें नहीं थी। एक इसका नियत सब कुछ स्थान था कि आप सिर्फ सरकारी जो स्थान हैं, कार्यालय हैं, सिर्फ वहीं इसे फहराया जा सकता था। लेकिन अब ये हमें मिली है कि आज़ादी की, जिससे हमें इतना प्यार करते हैं जिस तिरंगे से, उसे हम अपने घर में भी फहरा सकते हैं। और ये जो अधिकार मिला इसके साथ कर्तव्य भी मिला है, क्योंकि जब हम अधिकार हमारे पास है, हमें लगता है कि हाँ हम सभी अपने अपने घर तिरंगा मंगवा कर लगा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए, हमें गर्व भी है इस बात से। किया भी लोगों ने, हर घर तिरंगा। लेकिन उसके बाद फिर हमारा जो कर्तव्य है कि उस तिरंगे की शान उसी तरह से हमें जिस तरह से उसे रखना चाहिए, आदर के साथ, सम्मान के साथ, वैसा हम रख रहे हैं कि पूरे साल भर वहीं लटका हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आंधी तूफान सब कुछ झेलता रहे, रंग बदरंग हो जाए उसका। बिल्कुल, वो सिर्फ एक 3 रंग का कपड़ा नहीं है, बल्कि वो बहुत सारी कहानियां कहता है, अपने आप में पूरी संस्कृति समेट कर मतलब लहराता है। तो उसको वैसे ही उसकी खूबसूरती बनी रहनी चाहिए, चमक बनी रहनी चाहिए। तो उसको तह लगाकर रखने का एक तरीका है। उसको या तो अगर नहीं पता है तो भी उसको सामान्य तरीके से आप तह लगा कर बड़े सम्मान के साथ उसको कहीं ठीक से रख दें। और कागज आदि का है तो भी उसका सही ढंग से निस्तारण करें। क्योंकि देखो नेहा बिटिया, अगर हम यहाँ पर ये याद दिलाएं कि हम पूजा के फूल को तो बड़ा ख्याल रखते हैं, पैर पे ना पड़े, इधर ना जाए उधर ना जाए, उसको सही सही से रख दो, कहीं मिट्टी में गाड़ दो, कुछ कर दो, लेकिन इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं ना। बिल्कुल। और हम इसे एक स्टिकर मिलते हैं इसके, अलग अलग तरह की छतरियां मिलती है, घूमने वाली फिरकी मिलती है, सब इस रंग की मिलती है हमें, तिरंगे के आकार की। तो जब हम ये सारी चीजें खरीद रहे हैं तो हम पहले ये सोच लें कि हम इन्हें कैसे रखेंगे, किस तरह से सुरक्षित रखेंगे और किस तरह से उसे बचा कर रखेंगे कि जो उसकी गरिमा है वो बनी रहे। तो इसके बारे में विचार करें। और अगर आपको अभी भी कहीं मिलता है, मान लीजिए गलती से आपसे हो गया है कि कहीं ऐसी जगह पर रखा है जहाँ उसे नहीं होना चाहिए, तो आप उसे उठाकर सम्मान से अच्छी तरह से रख दीजिए। जी हाँ, और अगर आपने नहीं रखा है या फिर भी हम देख रहे हैं, तब भी हमारा कर्तव्य है कि हम उसको सही ढंग से उसका सम्मान दें, ससम्मान उसे अपने पास रखें, उसे यहाँ वहाँ न फेंके। और कहीं गिरा है तो जाहिर है कि उसे उठाकर उचित स्थान पर रखें और उसे घर में रखने का एक सही जगह बना लें। बहुत सारी चीजों की हमने जगह बनाई है, यहाँ एक एक छोटे छोटे कील कांटे तक के लिए हम जगह बनाते हैं। तो तिरंगे के लिए भी एक स्थान नियत कर दें। तय करने का तरीका जैसे हमने कहा, नहीं तो भी जैसा आपको समझ में आता है वैसे बड़े सम्मान के साथ उसे तह लगाकर ठीक से रखते हैं। और जरूरी नहीं कि आप हर साल नया मंगाएं। आप उसे सम्मान से अच्छी तरह से रखेंगे तो वही बार बार इस्तेमाल होता है, बल्कि कई कार्यालयों में भी वही तिरंगा इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसका एक नियत समय है जिसमें फहराया जाता है। पूरे वक्त वो फहरता सब जगह नहीं फहरता है, तो बल्कि सूर्यास्त के समय उसे हटा दिया जाता है कार्यालयों में। उसके भी नियम है बहुत सारे, तो वो बहुत लंबे हैं, उनको तो समझना होगा। लेकिन जो हम सामान्य तौर पर घरेलू चीजें हैं उनकी बात कर रहे हैं कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मन में प्यार होना चाहिए, फिर उसको उसी तरह से हमें देना भी चाहिए सम्मान। कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की, कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की। मैं बात
समाने की मानूं या बात सुनूं अपने दिल की, कुछ और जमाना कहता है। अच्छा ही किया, ठुकरा जो दिया, अच्छा ही किया। नादा हम समझे बैठे थे, नादा हम समझे बैठे थे। निभती है यहाँ दिल से दिल की, कुछ और जमाना कहता है। सच्चाई वो रहमा करम के दिखलावे, कुछ कहते जुबां शर्माती है, कुछ कहते जुबां शर्माती है। पूछो ना जलन मेरे दिल की, कुछ और जमाना कहता है। के बूतों से क्या कीजे, पत्थर के बूतों से क्या कीजे। फरियाद भला टूटे दिल की, कुछ और जमाना कहता है। कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। तो और सहेलियों क्या कर रहे हो आप लोग? तीमारदारों की सेवा। हमारी बहुत सी सखिया श्रोता तीमारदारी कर करके थोड़े परेशान भी हो गए। नहीं देखो, पहले उन्होंने तीमारदार होते क्या ये भी तो बता दो। ये हमारे साथी लिख रहे हैं कि इन्होंने लिखा है कि तीमारदार मतलब मरीज, वो जो शारीरिक तौर से बहुत कमजोर या वो पुरुष या महिला जिसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्षमता न रखता हो, ऐसे बीमार को एक तीमारदार की जरूरत होती है, यानी देखभाल करने वाले की जरूरत होती है। एक बीमार को वक्त पर दवाई देना, उसकी साफ सुथराई यानी उसके कपड़े समय समय पर बदलना तीमारदारी है। तो वाकई आपने बड़ी सही बात बताया। बिल्कुल, क्योंकि तीमारदारी करना भी बड़ा काम है। हमारे एक साथी कह रहे, एक तो घर में बीमार व्यक्ति, उस पर जो लोग इस स्थिति में तीमारदारी करने आ जाते हैं, उनकी तीमारदारी करना भी एक बड़ा काम बढ़ जाता है। तीमारदार अगर कुछ काम का जिम्मा अपने ऊपर ले, जैसे किचन में खाना नाश्ते की, कुछ पैसों से भी मदद करे या मरीजों की देखभाल, दवा आदि दे, तब ठीक है, वरना वो सिरदर्द बन जाते हैं।
मतलब इन्होंने एक तीमारदार मेहमानों को भी लिख दिया इन्होंने वैसे। तो तीमारदार तो भाई वही होता है जो मदद करता है और सेवा में लगा रहता है। हाँ, तो देखो हमारे साथी ने सब तरह से बताया है, यही तो हम कह रहे हैं ना। देखो ये लिख रहे हैं कि अक्सर तीमारदार बीमारों मरीजों की देखभाल और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब कोई मरीज गंभीर बीमार से पीड़ित हो तो उसकी देखभाल करने के लिए 24 घंटे किसी की जरूरत पड़ती है। कई बार बीमार की देखभाल में वे अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पाते, स्वयं भी बीमार हो जाते हैं, तब डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अतः बीमार की देखभाल के लिए तीमारदार को भी स्वस्थ रहना जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है नेहा बिटिया। देखो यही तो हम कह रहे हैं कि ये जब बीमार क्यों पड़ जाते हैं, अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि दिन रात लगातार तीमारदारी में लगे होते हैं। नहीं, वो तो देखो मन से करते हैं, बड़े प्यार से करते हैं, लेकिन बाकी लोग जो और देखने आते हैं उनका भी ख्याल रखना पड़ता है कि भाई इनके नाक भौं ना सिकुड़ जाए भाई। वो उस वक्त भी वो जो दुनियादारी निभाने वाली बात होती है कि अब ये रिश्ते में ये हैं तो इनकी तो भाई देखभाल करनी पड़ेगी, कभी वो दूर के ये आ गए हैं तो इनकी भी देखभाल करनी पड़ेगी। तो मतलब नहीं करना चाहिए, तुम्हारे कहने का मतलब? करना चाहिए, पर जो आते हैं उन्हें भी उस हाथ बटाना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि अगर इनके घर बीमार व्यक्ति है तो वही वो तो ये सोचेंगे ना कि बीमार व्यक्ति है तो कहेंगे पहले तो हमें एक कप चाय दे दो, फिर बाकी काम हम करेंगे बाद में। हाँ, वो दूर से आए बोलकर वो सारे बक्से वक्से सब जमा देते हैं नीचे लाकर और कहते हैं भाई बहुत दूर से आए, थोड़ी चाय पिला दो, फिर बैठ के इनसे बातचीत करते हैं। देखो भाई यही हम कह रहे हैं कि इस मामले में थोड़ा सा व्यावहारिक बने। बाजार में अगर आप खाते हैं तो आप देख लें बाहर कोई चाय की दुकान है, हल्का फुल्का नाश्ता करके आए, यानी कि तुरंत आपको आवभगत की जरूरत न पड़े। और उससे पहले नेहा बिटिया ये नहीं लगता कि पहले से आप फोन करके पूछ लें कि हम आ रहे हैं, उधर रास्ते से कोई दवा या कुछ सामान आदि तो नहीं लाना है? क्योंकि कभी कभी बहुत छोटी सी चीज जैसे एक चाकू की जरूरत है, एक छोटे से साबुन की जरूरत हो जाती है, कभी लगता है एक टॉर्च होती है यहाँ पर अस्पताल में या घर में ही तो बड़ा काम बन जाता, लेने कौन जाए। तो ऐसी चीजें आप पूछ लीजिए कि कुछ लाना तो नहीं, हम इधर से आ रहे हैं, तो हो सकता है कुछ मंगवाना हो, अरे दूध का एक पैकेट ही लाना हो तो। हाँ, और अच्छी तरह से पूछे। अगर सामने वाला पहली बार में तो वो ना कहता है जी, तो भी उससे थोड़ा जोर देकर पूछ सकते हैं कि भाई हम इसी रास्ते से आ रहे हैं। नहीं, देखो यहाँ ये सामने वाला क्यों ना करेगा? वो कई बार ना करते हैं। ना करे ना, ये भी तो उन्हें भी सीखना है। हाँ, उन्हें भी सीखना है। ये क्या मतलब है कि केवल जो आ रहा है वही सीखे? आप भी थोड़ा सा व्यावहारिक होइए और आप खुल कर कहिए, क्योंकि वही वाली बात है, आप बीमार पड़ जाएंगे या आप बहुत परेशानी में और घिरते चले जाएंगे, तो बेहतर है कि आप खुलकर कह दीजिए उनसे। और भाई बहुत क्या होगा, पैसे की दिक्कत आती है ना, तो आप पैसे उनको दे कर दीजिए, और वो अगर नहीं लेते हैं तो आप उनसे ये कह सकते हैं कि भाई आप ले आए, ये बहुत बड़ा काम है जी, पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इस समय लाना बहुत जरूरी था, है ना। तो ये दोनों तरफ से होता है, दोनों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। और हमारे साथी कह रहे हैं कि एक तो घर में बीमार, ऊपर से मिलने वाले, उनकी भी तीमारदारी करनी पड़ती है। कुछ तो बेहद ही समझदार होते हैं, पर कुछ के नखरे उठाने ही पड़ते हैं। जिस पे गुजरती है वही जानता है। तो भैया ऐसा मौका ना लाओ कि तुम्हारे ऊपर गुजरे, और गुजर रही हो तो पहले गाना वाना सुन लो, फिर उसके बाद गुजारो कुछ अपने ऊपर, है ना। ऐसे में गाना सुन। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर
पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। तो इस तरह से हाथ बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हुए जी एक दूसरे का साथ देते हुए हम बहुत सारी मुश्किलों से निकल सकते हैं। जी हाँ, निकल सकते हैं। लेकिन हमारे एक साथी हैं जिन्होंने लिखा कि तीमारदारी की बात है तो अभी 5 दिनों से मैं यही कर रही हूँ। पतिदेव जी को वायरल फीवर था, आज ठीक होकर दफ्तर गए हैं। चलिए, आपकी तो छुट्टी हो गई। चलिए, मतलब अब आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और आराम कीजिए थोड़ा। हाँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि कौन कौन आया था और क्या क्या लेकर आया था, क्योंकि भाई हम तो यही बता रहे हैं ना कि जैसे कि पूछ लें कि सामान। लेकिन हाँ देखो, अभी इनकी इस बात से ये भी ख्याल आया कि कहीं इस तरीके की जो संक्रमण वाली बात है तो वहाँ आप ना जाए। लेकिन हाँ, इसका मतलब नहीं कि आप बिल्कुल किसी भी तीमारदारी से मुक्त हो गए। आप दूर से सेवा कर सकते हैं, यानी जैसे कुछ पहुंचाना है, कुछ करना है तो वो आप कर सकते हैं ना। बिल्कुल, और मदद करना चाहें तो आप कर ही सकते हैं। अरे नहीं, चाहो भाई, ऐसे कैसे चाहे तो फिर कोई नहीं करेगा। चाहना चाहिए। क्या हमारे साथी कह रहे हैं, तीमारदारों की तीमारदारी दोनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ कुछ भी हो, पर मैं जो समझ पाया वो ये है कि जब घर में कोई बीमारी से बिस्तर पर पड़ा हो तब रिश्तेदारों को सूचना देते ही वे घर में कई दिनों के लिए आ जाते हैं। तब घर के सदस्यों का ध्यान मरीज की सेवा शुश्रूषा से हटकर रिश्तेदारों के चाय पानी से लेकर खाने पीने तक की तरफ लगा रहता है। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं भाई कि ये तो वर्ड फेमस है ना। देखो नेहा बिटिया, कि इस तरीके की बातें होती रहती हैं, लेकिन हम लोग कार्यक्रम में इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि अब जब भी ऐसी व्यवस्था हो, ऐसा समय आए तो आप थोड़ा सजग रहें। अब इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे आप किसी के घर जा रहे हैं, चाहे वो अस्पताल में है या घर में है, तो आप देख लेंगे कुछ सूखा नाश्ता घर का बना हुआ ले जाएं कि वो समय बेसमय जो तीमारदार बैठा है घर में वो खा सके।
हाँ। जैसे घर का बना नाश्ता में नमकीन चिवड़े होते हैं, नमक पारा होता है, शक्कर पारा होता है, मट्ठी है, लड्डू है, कोई भी ऐसी चीज जो पौष्टिक भी हो और वो एक अगर खा लें तो उन्हें कहीं उठना ना पड़े या परेशान ना होना पड़े, है ना। फल वगैरह भी आप लेकर जा सकते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, ऐसे फल। ऐसा नहीं कि वो तुरंत ही खाना जरूरी है तो फटाफट खाइए, ऐसा ना हो। जैसे कि सेब है, केला है, ऐसी चीजें ले जाइए जिसको बहुत छीलने धोने की जरूरत ना पड़े। तो ये चीजें आप विचार करेंगे तो आप जरूर उसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे, है ना। और अगर जैसे अस्पताल में भर्ती हैं तो आप जब जा रहे हैं वहां, तो उस वक्त आप जो सामान लेकर जाएं वो तो जाएं, लेकिन आप अपना एक समय तो वहां देने जा रहे हैं। हाँ। तो आप उस समय का सदुपयोग करें। आप ऐसा ना हो कि आप बस वहां बैठे और जो वहां पूरे दिन ड्यूटी कर रहा है वहां पर बैठा है, सुबह से कोई ड्यूटी करता है, कोई रात से, एक ही व्यक्ति हो तो वो दिन रात पूरी दिन वही रहता है। हाँ, लेकिन एक बात ये बताओ कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये संभव कैसे होगा? कैसे मतलब अब हम अचानक पहुंच गए तो वो अभी आए थे, कैसे होगा फिर? तो आप पहले से बताकर जाइए कि आप कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी पर हैं। तो आप पूछ लीजिए कि दोपहर में अगर आपको घर खाना खाने जाना हो तो अब हम उस समय आए, या सुबह नहाने जाना हो तो बताइए तो हम सुबह 8 बजे आ जाएं। तो इस तरीके से आपस में समन्वय स्थापित करें और निश्चित कर लें कि आप जिस समय जाना है आपको, मैं उसी समय आऊं। और ऐसा नहीं कि अब दोनों लोग बैठ के गप मारने लगे। हाँ, लोग जाते ही इसीलिए कि अच्छा वो तो आईसीयू में, चलो हम लोग बाहर बतियाएंगे बैठ के। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप पहुंच गए हैं और मान लीजिए इस तरह से बातचीत नहीं करके भी आप पहुंच गए कि उनसे मिलने के लिए, तो आप उनसे कह सकते हैं कि अगर आप रात भर सोए नहीं है तो आप सो लीजिए, या आप कहीं जाकर आना चाहते हैं, कुछ चाय वाय पीकर आना चाहते हैं बाहर जाकर, तो आप इतने वक्त निश्चिंत रहिए, हम यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको कुछ नहीं भी करना है उनको, तो अगर सिर्फ आराम भी नहीं करना है तो, लेकिन अस्पताल से निकलकर या वो स्थिति से, वो स्थान से, उसका जो एक दबाव होता है, अलग तरीके का तनाव रहता है, उससे आप मुक्त हो जाएं। थोड़ी देर जाइए, टहल आइए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए, मुंह हाथ धो लीजिए, तो कुछ इस तरह से हम उन्हें आराम दे सकते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह से जैसे अगर हम लोग 4 लोग जा रहे हैं या 2 ही जन जा रहे हैं तो एक एक कर जाइए, चारों एक साथ एक दिन न जाएं, है ना। उसमें भी आप समन्वय स्थापित करें, आपस में बात कर लें कि भाई देखो हम आ जाए हैं, कल हमारा भाई आएगा या बहन आएगी, परसों ये आ जाएंगे, और ऐसे ऐसे करके इसका भी एक समय सारणी जैसी बना लेनी चाहिए, हमें लगता है ना। मतलब कब कौन जाएगा? वैसे तो समय अस्पताल में अगर आप जा रहे हैं तो एक समय निश्चित होता है जाने का, लेकिन अगर आप घर में मिलने जा रहे हैं तो भी आप ये पता कर लीजिए कि कुछ, जैसे कि सामान वगैरह ले जाने की बात भी हो गई, आप अगर कुछ छोटा मोटा काम उनका करवा सकते हैं तो वो करवा दीजिए, या आप कुछ वक्त के लिए जो बीमार व्यक्ति उसके पास बैठ रहे हैं तो आप कहें कि आपको अगर घर का कुछ काम करना है तो इस वक्त आप निश्चिंत होकर कर लीजिए, हम यहाँ पर बैठे हैं इनकी सुरक्षा के लिए, तो इससे भी आपको आसानी होगी। वैसे हमारे जिन साथी का हम संदेश पढ़ रहे थे उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि रिश्तेदारों को भी चाहिए कि वो सूचना मिलते ही मरीजों के यहाँ धमकने की बजाय समझदारी से काम लें। हमें भी दूसरों के यहाँ जाने की बजाय सांत्वना देनी चाहिए और समय समय पर हाल चाल पता करते रहना चाहिए। इससे भी मरीज के परिवार को हिम्मत बनती है। यही हमारे एक साथी और लिख रहे हैं कि बीमार आदमी तो बीमार और असमर्थ है अपनी देखभाल करने से, लेकिन उसके साथ उसकी देखभाल करने वाला, सेवा करने वाले को हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि बीमार और बच्चा एक जैसे होते हैं, उनको टाइम पर दवा टीके खाना ज़रूरी होता है, और उसकी देखभाल करने वाले को अपने काम के साथ उसका भी ध्यान रखना होता है, इसलिए बीमार से उसकी देखभाल करने वाले की ड्यूटी मुश्किल होती है। देखो ये बात है, जैसे कि बात हो रही है ना कि हमें ध्यान रखना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना तो ज़रूरी है ही, क्योंकि तीमारदार तनाव में रहता है, परेशान रहता है, और कहीं ना कहीं हम उससे उम्मीद जब करते हैं तो वो परेशान हो जाता है। और अगर अस्पताल की बात होती है तो अक्सर लोग सिर्फ इसलिए भी जाते हैं कि ये कोई नहीं कहे कि मैं नहीं आया था जी, उस चक्कर में बस गए और आप एक अटेंडेंस जैसा देते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा के चले आते हैं। तो क्या अगर आपको वैसा करना है तब तो ये सारी बातें बेकार है। तो सिर्फ आप फोन पर बात कर लीजिए, तो शायद वो भी थोड़ी देर जो 5 मिनट उन्हें मिल रहा है, जो आपसे उन्हें बात करके अपनी ऊर्जा व्यर्थ करनी पड़े, अगर आपका इतना ही है तो आप सिर्फ, मतलब अगर आप सिर्फ एक उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए जा रहे हैं तो उससे अच्छा है कि आप फोन कर लें और फोन करके ही बात कर लें या सिर्फ संदेशा दे दें कि हाँ हम भी भाई आपके इस परेशानी में आपके साथ हैं, कोई काम होगा तो बताइएगा। और ऐसे ही जैसे कि अगर हम किसी का सुनते हैं, तो जैसे तुमने हमें किसी का संदेशा दिया जी, तो अक्सर क्या होता है कि हम फिर उसको फोन करते हैं। अगर ए के बारे में तुमने बताया कि नेहा ने कहा कि अरे ए बीमार है, तो हम ए को जरूर फोन करते हैं। तो ऐसा न करें,
बल्कि नेहा ने अगर दी है सूचना तो सब लोग उसी से समाचार ले ले कि भाई तुम संपर्क में हो, अच्छा 2 घंटे बाद फिर पूछ लें कि तुमने बात की, सब ठीक तो है। तो अगर आप सच में जुड़ना चाहते हैं और उन्हें आराम देना चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति वो सूचना ले और बाकी सबको वो बता दे, न कि जो बीमार है या जिसके घर में कोई बीमार है हम उसको पूछ कर तंग करें लगातार फोन करते हुए। जी हाँ, तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि परिवार का कोई एक सदस्य जो ध्यान रख रहा होता है, बाकी सारे सदस्य उससे दूर हो जाते, कहते हैं कि इन्हें ही पता है, उन्हें क्या दवाई खाना इन्हें ही पता है, उन्हें क्या करना इन्हें ही पता है। तो इस तरह से ना करें, आप भी थोड़ी बहुत चीजें पता करके रखें। ऐसे तो घर में होता ही है, ऐसा होता है क्योंकि सबको काम होता है, सबको ऑफिस जाना होता है, कहते हैं कि इन्हें पता है, भाई हमें तो पता ही नहीं क्या देना है। तो इतने भी एकदम लापरवाह ना रहे, अनजान ना बने, सब उनके बारे में जानकारी रखें। जैसे इन दिनों व्हाट्सएप है और बहुत सी सुविधाएं हैं, उस पर एक ग्रुप बना ले जिसमें जो भी आपको सूचनाएं मिलती हैं, डॉक्टर जो भी कहते हैं, जो निर्देश देते हैं, जब दवाइयां कैसे देनी, वो सब उसमें आप रख दें। तीमारदारों को भी चाहिए कि थोड़ा काम बांटें, ऐसा नहीं कि नहीं हम सब निपटा लेंगे, हम सब कर लेंगे। ये दोनों तरफा बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, यही बिल्कुल बहुत अच्छी बात तुमने कहा। जैसे शादी विवाह में हम फटाक से एक ग्रुप बना लेते हैं व्हाट्सएप का, इसमें भी बना सकते हैं कि भाई डॉक्टर ने आज ये कहा है या ये दवा हमने दे दिया है, और आप सब अपने व्हाट्सएप देख लीजिए कि हाँ ये दवा दी जा चुकी है, या डॉक्टर ने आज साबूदाने के साथ खिचड़ी भी खाने के लिए कहा है, तो अब ये दिया जा सकता है। तो इस तरीके का कोई भी संदेश है तो आप उसमें डाल दें, ताकि 5 लोग हैं, 4 हैं, 6 हैं, सबको एक साथ मिल जाए, तो आप कम में अधिक अच्छा काम प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी है कि जिसके लिए उसे सिर्फ परहेज और दवाई का ख्याल रखना है लंबे समय तक, और वो स्वस्थ हैं, बाकी आमतौर पर चलना फिरना कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा निर्भर ना रहे, वो थोड़ी बहुत काम कर सकते हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। नहीं, और उनकी सेहत अच्छी हो तो देखो मौका मिला तो तीमारदारी तो करवाएंगे ही। जी, अगर उनकी सेहत ऐसा, कई बार ऐसा होता है कि बीमार व्यक्ति इस तरह से आता है कि उसे ऐसा लगता है कि वो किसी के लिए एहसान कर रहे हैं दवाई खाकर, या परहेज करके वो इतना ज्यादा परेशान कर देते हैं, तो ये ना करें। आप खुद अपनी सेहत के लिए आप खुद करें। सकते बीमार होता है, वो जो कहेगा वो मानना पड़ेगा। ठीक है, फिर उन्हें हम गीत सुना देते हैं ना। हाँ, यही गाना सुना दो जी। अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे, दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे, ओए हाय दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया। छेड़ ले गोरी मन की बिना, झिम झिम रुत छाई, छेड़ ले गोरी मन की बिना, झिम झिम रुत छाई, गिर के आई हो, प्रेम की गागर लाए रे बागर बेकल मोरा दिया होए, प्रेम की गागर लाए रे बागर बेकल मोरा दिया होए, दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे, दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे, ओए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया। सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए, सावन
के संग आए, जवानी सावंत के संग जाए। मन बगाए हो आज तो जी भर नाच ले पागल, कल न जाने क्या होए। आज तो जी भर नाच ले पागल, कल न जाने क्या होए। दुख भरे दिन भी तेरे भैया, अब सुख आयो। तो अब सुख आ गए क्योंकि व्यंजन की ओर हम जा रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बड़ी अच्छी सी बात हमारे एक साथी ने और लिखकर भेजा है कि तीमारदार यानी सेवा टहल परिचारिका घर में बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग अतिथि सबकी तीमारदारी करनी पड़ती है। सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति की तीमारदारी करनी पड़ती है। इसके लिए भावना धैर्य की बहुत जरूरत होती है घर के लोगों की, जैसे एक नर्स करती है। मतलब इन्होंने लिखा है कि हरी बीमारी में अपनी भी करवाते हैं। तो भाई करवाते हैं, ये तो बहुत मजेदार बात है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि तीमारदारी की जरूरत ना पड़े, तीमारदार की जरूरत ना पड़े। ये सब घोल अगर खाएंगे तो नहीं पड़ेंगे। क्योंकि इसमें बहुत फाइबर होता है और इसबगोल की व्यंजन भी बहुत अच्छे बनते हैं। इसबगोल के लड्डू हम बताने वाले हैं। इसके लिए चाहिए 1 कप इसबगोल, 1 कप घी, 1 कप गुड़, 1 कप भुने हुए तिल, 1 कप कसा हुआ नारियल, 1 चम्मच इलायची पाउडर। अब पैन में इसबगोल को मध्यम आंच पर धीरे धीरे भुनना है। 10 मिनट तक हल्का भूरा हो जाता है। अच्छा। इतना भून ले और उसके बाद दूसरे पैन में घी और गुड़ को धीमी आंच पर तब तक गर्म कीजिए जब तक गुड़ पूरी तरह से पिघल ना जाए। हाँ। और इसमें अब आप इसबगोल, भुने हुए तिल, कसा हुआ नारियल और इलायची पाउडर डालिए और सबको अच्छी तरह से मिला दीजिए। आंच बंद कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दीजिए और इसके बाद आप इसको लड्डुओं का आकार दे दीजिए और एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख सकते हैं। तो इससे ये बहुत ही अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है और खाने में भी अच्छा है। कोई परिचित हॉस्पिटल में भर्ती हो और आप आसपास रहते हो, तीमारदार के लिए ये भी बना के ले जा सकते हैं। वैसे हमारे साथी ने तो चाय, नाश्ता, दलिया वगैरह लिखा है, भेज सकते हैं। और स्पेशल डाइट बताइए तो वो भी बनाकर भेज सकते हैं, लेकिन ये वाला लड्डू भी भेज सकते हैं। बिल्कुल, इसबगोल का दलिया भी भेज सकते हैं। हाँ, तो इसकी सामग्री के लिए 1 कप दूध चाहिए तो और 1 बड़ा चम्मच इसबगोल, 1 बड़े चम्मच शहद, 1 चम्मच दालचीनी पाउडर, आधा कप रोल्ड ओट्स, जो छोटे छोटे ओट्स आते हैं वो। और ये मीठा ही बनने वाला है। तो एक सॉसपैन में आप मध्यम आंच पे दूध को उबाल लीजिए। अब ओट्स को आप इसमें डाल के अच्छी तरह से मिलाइए, 2-3 मिनट तक इसको पकने दीजिए। अब उसमें इसबगोल डालिए और अच्छी तरह से उसे मिलाइए। ये भी 2-3 मिनट तक पक जाए। उसके बाद शहद और दालचीनी पाउडर डालकर अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए और आंच से उतारकर ठंडा हो जाए और उसके बाद आप इसे परोसिए तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आप चाहे तो फल, मेवे वगैरह भी मिला सकते हैं। बहुत गाढ़ा है तो थोड़ा दूध मिला सकते हैं। बताओ, भूसी में तो मेवा मिलवा रही हो। चलो, कितना अच्छा है ना। बहुत अच्छा है। हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि दूध के साथ लिया जाए तो कब्ज तोड़ता है, विपरीत यदि इसे दही के साथ लिया जाए तो दस्त बंद करता है। तो ये लेकिन हम गीत सुनवाएंगे। बिल्कुल। झुमका मोरा
झुमका मोरा। तो बुआ जी जो भी हो, आप लोगों का हालचाल तो पूछना ही चाहिए, भले हम किसी और से पूछें, आप खुद पूछें, बस पता रखना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, पता होना चाहिए और आश्वस्त रहिए कि जरूरत पड़े तो खड़े होइए, अनावश्यक रूप से तंग न करिए। हम भी अनावश्यक रूप से 4 बजे के बाद बिल्कुल तंग नहीं करेंगे आपको। समय का ख्याल रखना चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम से लेते हैं इजाजत। स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।